आज का हमारा टॉपिक होगा अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी दोनों जिस जिस जगह पर रूल करते थे वहाँ पे वो किस तरीके से उस इलाके को चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा कैसे उसको चलाते थे, और कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि उन लोगों ने अपने आगे राज्य को बढ़ाने के लिए किस किस तरीके का तरीका अपनाया है, किस किस तरीके से अलग अलग जगहों पर उन लोगों ने हमला करके उसको अपने कब्जे में लिया था। ध्यान रखना है, खिलजी एक अलग डायनेस्टी था और तुगलक भी हमारा एक अलग डायनेस्टी था। तो खिलजी में भी कुछ राजा थे इंपॉर्टेंट। चलो थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएं, थोड़ा सा चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट वाले पेज पे। आइए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। खिलजी डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया था दिल्ली पे 1290 से लेकर 1320 तक, जिसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट राजा हुए, जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी का बात करें तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने अपना दिल्ली पे कब्जा किया था। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट राजा थे। पहला गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये कहने का मतलब है कि खिलजी अलग डायनेस्टी था, तुगलक अलग डायनेस्टी था, दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे। अब इन दोनों के बारे में ही हम लोग एक साथ पढ़ेंगे कि आखिर इन दोनों ने किस किस तरीके से अपने अपने इलाके को चलाया है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, किस किस तरीके से उन्होंने अपने इलाके को चलाया है, वहाँ पे टैक्स का क्या सिस्टम था, न्याय करने यानी कि जुडिशरी का क्या सिस्टम था, जुडिशरी मतलब फैसला वगैरह सुनाने का क्या तरीका था। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि उन लोगों ने जिस जिस जगह पर अपना कब्जा किया है वहाँ पे किस तरीके से कब्जा किया, है ना, अपना पावर कैसे बढ़ाया, अपने राज्य को वो कैसे बढ़ाते चले गए। ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों अलग अलग डायनेस्टी हैं, खिलजी और तुगलक। तो इन दोनों का मेन मोटिव क्या रहता होगा उस समय पे, अपने इलाके को बढ़ाना है, अपने दायरे को बढ़ाना है। तो यही देखेंगे हम लोग कि कैसे ये लोग बढ़ाते थे, कैसे पावर का इस्तेमाल करते थे, कैसे अपने राज्य को चलाते थे, टैक्स वगैरह का सिस्टम था। इन सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं, दोनों को हम लोग साथ साथ लेके पढ़ेंगे आगे, और फिर लास्ट में हम लोग इन दोनों का डिफरेंस भी कर लेंगे, है ना। जैसे लास्ट में भी आपको दिलाते हैं याद, लास्ट वाले टॉपिक में हम लोग लास्ट में जब हम लोग पहुंचेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में डिफरेंस भी कर लेंगे, जिसमें देखेंगे कि ज़्यादा कौन अच्छे तरीके से अपने राज्य को चलाता था, इन दोनों में से ज़्यादा कौन पावरफुल निकला। इन दोनों के बारे में हम लोग तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इतने बड़े लंबे टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। समझिए, इन दोनों ने, तुगलक डायनेस्टी का बात करें या फिर खिलजी डायनेस्टी का बात करें, इन दोनों ने लंबे समय तक दिल्ली पे राज किया है। इन दोनों डायनेस्टी ने लंबे समय तक दिल्ली पे राज किया है, और दिल्ली अब बहुत बड़ा बन चुका था। हम लोगों ने पहले पढ़ा ना कि लोग क्या करते थे, पहले अपने दिल्ली के आसपास वाले इलाके को अपने कब्जे में किए, जैसे छोटा मोटा दिल्ली के आसपास का गाँव हो गया, पोर्ट हो गया, है ना, बाजार हो गया, इन सभी जगहों को उन्होंने अपने कब्जे में किया पहले। उसके बाद ये लोग अपने जंगलों को साफ करवाएं ताकि आगे दूसरे जगह पे भी जाके हमला वगैरह किया जा सके। तो ओवरऑल दिल्ली का जो दायरा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, फैल रहा था, बढ़ रहा था। तो बताइए, क्या इतने बड़े दिल्ली को चलाना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। एक अकेला आदमी इतने बड़े दिल्ली को नहीं संभाल सकता है। तो अब ये लोग क्या करने लगे, रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब कि ये लोग अब अपने राज्य में, अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे महान लोगों का भर्ती करना स्टार्ट करने लगे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी, बहुत ज़्यादा बहादुर होते थे। क्योंकि इनको पता था कि हमारा दिल्ली का, देखो, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी दोनों ने दिल्ली के ऊपर लंबे समय तक राज किया है, और दोनों का दायरा अब दिल्ली के बहुत बाहर तक भी फैल चुका था। ठीक है, इन लोगों को समझ में आ गया था कि इतने बड़े इलाके के ऊपर कंट्रोल जमाए रखना है तो अकेले तो नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ढूंढना स्टार्ट किया कि देखो कि पूरे राज्य में सबसे महान, बुद्धिमानी, बहादुर कौन लोग हैं। तो सारे लोगों को बुलाया गया, तो किसी को गवर्नर बना दिया। गवर्नर मतलब बहुत बड़ा पोस्ट उसको दे दिया कि भैया तुम ये इलाका संभालना, तुम टैक्स वगैरह संभालना, तुम आर्मी संभालना, है ना, ये सब चीज़ को दे दिया गया। और एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब कि पूरा का पूरा व्यवस्था कैसे चलेगा इसका जिम्मेदारी अलग आदमी को दे दिया गया। ओवरऑल हर चीज़ का जिम्मेदारी राजा क्या कर दिया, अलग अलग आदमी को दे दिया। वो भी क्या अलग अलग आदमी, क्या कोई भी नहीं, बुद्धिमान लोग। ठीक है, क्योंकि राजा को पता था एक बेवकूफ़ के हाथ में देंगे सब बर्बाद कर देगा, इसलिए अच्छे अच्छे आदमी को चुनो
और अच्छे अच्छे आदमी को अच्छा अच्छा काम सौंप दो और आराम से एकदम अपना चिल करो, ठीक है, क्योंकि राजा अकेले इतना बड़ा राज्य नहीं संभाल सकता है, सिंपल सा बात है ना। तो उन्होंने महान महान आदमी को अपने यहाँ पे रखा, किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को जमींदार बना दिया ताकि तुम जमीन का मामला देखो, किसी को फौजदार बना दिया, तुम फौजी को देखो, मतलब कि पूरा आर्मी वगैरह को देखो। आगे भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा बैंडगन। ये क्या होता है, देखो बैंडगन क्या होता है, स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बैंडगन इन पर्शियन। पर्शियन भाषा में उस इंसान को बैंडगन कहा जाता है। अच्छा को पहले ना होता क्या था, यहाँ पे समझो पहले हुआ क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। राजा का दायरा बहुत बढ़ रहा था, राजा के पास क्या चाहिए, राजा को अपने दायरे को बढ़ाने के लिए आर्मी चाहिए, है ना। तो आर्मी चाहिए, तो उस समय पे ना ज़्यादातर आदमी आर्मी में आना चाहता नहीं था। क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि आर्मी में आने का मतलब सिंपल सा क्या है पता है आपको, मौत। क्योंकि उस समय पे हर राजा एक दूसरे से लड़ाई करता रहता था, तो इधर के भी कुछ लोग मारे जाएंगे और उधर के भी कुछ लोग मारे जाएंगे। तो कोई भी आदमी अपने बाल बच्चों को राजा के यहाँ पे आर्मी के लिए नहीं जाने देता था, क्योंकि उसको पता था कि आर्मी में ये जाएगा, राजा के लिए लड़ेगा, दूसरे पार्टी से मारा जाएगा। तो कोई भी परिवार, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को आर्मी में नहीं भेजते थे। लेकिन राजा को चाहिए क्या, आर्मी तो चाहिए ना भाई, अपना दायरा बढ़ाना है, दूसरे पे हमला करना है, तो अकेले थोड़ी आप करेंगे, उसको आर्मी का जरूरत पड़ेगा। तो वो जबरन लोगों को गुलाम बना के अपने आर्मी में भर्ती करने लगा। वही लिखा हुआ है, स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बैंडगन इन पर्शियन। तो कोई भी परिवार आर्मी में अपने बच्चों को भेजता नहीं था राजा के यहाँ पे, जाओ तुम लड़ो राजा के लिए। हालांकि राजा पेमेंट देता, ऐसा बात नहीं कि फ्री में आपको लड़वाएगा, पेमेंट देता, लेकिन कितना भी तो यार जान का खतरा है आपको। कोई भी परिवार नहीं भेजता था अपने बच्चों को कि जाओ तुम लड़ो राजा के लिए। तो राजा को लगा कि यार ऐसे भी कोई नहीं आएगा तब तो हमारा फिर आर्मी कैसे बढ़ेगा आगे, हमारा राज्य कैसे फैलेगा, हम दूसरे के ऊपर हमला कैसे करेंगे। तो राजा ने लोगों को जबरन गुलाम बना के, बंदी बना के जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया कि तुमको आना ही पड़ेगा, हमारे लिए काम करना ही पड़ेगा। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बैंडगन, मतलब कि जबरदस्ती आपको आर्मी में भरा जाएगा आपके मर्जी के खिलाफ, उसी को कहा जाता है बैंडगन। ठीक है, आगे बात करते हैं। They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. मतलब जितने भी लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भरा गया, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया कि तलवार कैसे चलाना है, भाला कैसे चलाना है, घोड़ा कैसे चलाना है, हाथी कैसे चलाना है। आप आर्मी में जाएंगे तो आर्मी में ऐसे थोड़ी आप उठ के चल जाएंगे, आपको तलवार वगैरह चलाने आना चाहिए ना। तो सब चीज़ का इनको ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दिया गया। सिंस दे वे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। तो ये जो सारे के सारे लोग जबरदस्ती आर्मी में भरे गए थे, ये किसके लिए काम कर रहे हैं बताओ, राजा के लिए काम कर रहे हैं। और राजा अब इनके ऊपर क्या कर सकता है, आराम से भरोसा कर सकता है ना। मतलब कि राजा को अब ये डर नहीं था कि ये लोग छोड़ के हमको भागेंगे, क्योंकि पता है आप छोड़ के भागेंगे और पकड़े जाएंगे तो फिर राजा आपको बहुत मारेगा, सिंपल सा बात है। तो जितने भी लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया था, उन सारे लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया, है ना। राजा के लिए लड़ाई लड़ना है ये बताया गया, और राजा के लिए वो क्या हो गया, वफादार हो गया। मतलब कि वो लोग अब राजा के लिए मरने कटने की सब चीज़ के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आप गुलाम हैं, आपको वो करना पड़ेगा जो राजा बोलेगा, आया ना। ठीक है, अगला, The Khiljis and Tughlaqs continued to use bandagons and also raised people to humble birth, who were often their clients to high political position. देखो कितना साफ लिखा हुआ है, The Khiljis and Tughlaqs continued to use bandagan and also raised people to humble birth, who were often their clients to high political positions. खिलजी डायनेस्टी भी और तुगलक डायनेस्टी भी, इन दोनों ने सेम तरीका का काम किया है अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया है। दोनों ने भर्ती किया अपने अपने टाइम पे, और अपने आर्मी को उन्होंने क्या किया है, बढ़ाया है बहुत बड़े लेवल पे। और जो कुछ ज़्यादा वफादार आदमी थे, जो ज़्यादा वफादार थे, राजा को लगता था कि ये गद्दारी नहीं कर सकता है, तो राजा उसको बड़े पोस्ट भी दे देते थे कि तुम ये बड़ा पोस्ट संभालो। और जो भरोसे के लायक नहीं है उसको आर्मी में भेज दिया, जाओ जाओ तुम हमारे लिए लड़ो, तलवार वगैरह चलाओ।
लेकिन जो राजा के दिल के करीब होता था, जो राजा को लगता था कि हाँ ये भरोसेमंद आदमी है, तो राजा उसको अपना क्लाइंट बना लेता था। क्लाइंट मतलब अपने यहाँ पे एक बड़े पोजीशन पे उसको दे देता था पोजीशन, कि भैया तुम हमारे लिए ये अच्छा काम करो बस, है ना। मतलब कहने का है कि राजा के करीब जो होगा, जिसको राजा बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, जिसके ऊपर राजा उसको अच्छा पोस्ट देता था, है ना। सेना का दे दिया, टैक्स का दे दिया, ये सब का पोजीशन देता था। और जो नहीं था अब दिल के करीब, उसको आर्मी में भेज दे, जाओ लड़ो हमारे लिए, है ना। ऐसा ही राजा करता रहता था। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, और जो दिल के बड़ी करीब होते थे राजा के, उसको जनरल्स, गवर्नर्स ये सब बना देते थे। अब सवाल है कि सर ये जनरल्स क्या है, गवर्नर क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। सिंपल सा ध्यान रखिए, ये सब अलग अलग क्या है, पोस्ट है, जो कि अलग अलग पोस्ट है, तो राजा का अपना अलग अलग काम भी संभालेगा, है ना। हो सकता है कोई पूरे राज्य में टैक्स कैसे वसूलना है वो संभालेगा कोई, है ना। पूरे आर्मी को कैसे देखना है वो संभालेगा, सेनापति जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर आप इसको इंग्लिश में आर्मी कमांडर, आर्मी चीफ, जो भी बोलो सब सही है। मतलब हर आदमी को अलग अलग काम बांट दिया राजा को, मतलब राजा ने अपने भरोसेमंद आदमी को अलग अलग काम बांट दिया कि भैया तुम ये सब काम देख लो, ठीक है। और वो भी जो बड़े बड़े काम थे किसको सौंपा राजा ने, अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को, क्योंकि राजा को पता था यदि ये लोग गद्दारी कर दे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बड़ा बड़ा जो पोस्ट है वो किसको दे दो, अपने दिल के जो करीब हैं, जो अपने बहुत खास आदमी है उनको दो ये सब पोस्ट, तो उनको दे दिया गया, ठीक है। आगे तो उनको किसी को जनरल बना दिया, किसी को गवर्नर बना दिया, मतलब बड़े बड़े पोस्ट उनको दे दिए राजा ने, ठीक है। आगे स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, और जो वो गुलाम थे, गुलाम मतलब जिसको ज़बरदस्ती पकड़ के आर्मी में भर्ती किया गया था, वो सब तो राजा के लिए एकदम लॉयल हो गए कि राजा साहब जो बोलेंगे हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब क्या है, गुलाम हैं। तो राजा जो बोलेंगे करना पड़ेगा। राजा बोलेगा कि आज उससे जाके लड़ना है तो लड़ेगा, राजा बोलेगा आज कहीं नहीं लड़ना, आज रेस्ट करो तो रेस्ट कर लेगा, मतलब राजा के बात पे उनको चलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अगला, न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, जो छोटे मोटे नए राजा थे उनका अपना खुद का छोटा मोटा सर्वेंट्स, मतलब यहाँ पे छोटा मोटा आर्मी होता था। मतलब देखो आपको बड़ा आर्मी कब चाहिए, जब आप बहुत बड़े बनते हैं तब, क्योंकि आपको बड़े लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप छोटे राजा हैं तो आपको उतना आर्मी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही छोटे हैं, आपका राज्य छोटा है, आपके ऊपर कौन हमला करेगा। यदि करना भी चाहेगा तो आप चुपचाप सरेंडर कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपका राज्य बहुत छोटा है लेकिन आपके पास आर्मी बहुत बड़े है, क्या फ़ायदा है इसका, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका राज्य यदि छोटा है तो इसे भी कोई ना कोई हमला करके जीत ही लेगा। तो जो बड़े राजा थे, जो बड़े डायनेस्टी थे, वो लोग अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करते थे। लेकिन जो छोटे मोटे राजा हैं उनको ये सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको पता है कि ये सब करना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, बस वो लोग अपना छोटा मोटा काम करते थे। अगला, द खिलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेज। मतलब खिलजी डायनेस्टी भी, तुगलक डायनेस्टी भी अपने यहाँ पे मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करता था किसी, मतलब मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेज। मतलब जो अच्छा काम करेगा मिलिट्री में, आर्मी में जो अच्छा काम करेगा उसको गवर्नर बना देगा, जनरल बना देगा, मतलब बड़े बड़े पोस्ट दे देंगे। जैसे मान लीजिए राजा ने बोला कि जाओ उस इलाके पे हमला करो और उसको जीत के अपने कब्जे में कर लो, और जो आर्मी का हेड था मान लो वो जीत के आया और उसको अपने कब्जे में कर लिया उस इलाका को, तो राजा खुश होकर क्या करेगा, वो पहले मिलिट्री कमांडर था तो उसको गवर्नर बना देगा। गवर्नर उससे बड़ा पोस्ट होता है। सिंपल सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि अच्छा काम करोगे तो राजा की तरफ से आपको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा, सिंपल, ठीक है। राजा का मन खुश हुआ तो पहले आप आर्मी के लिए लड़ते थे, अब आपको जनरल बना देगा, गवर्नर बना देगा, मतलब अच्छा पोस्ट आपको दे देगा। तो ठीक है, तो राजा के मन के ऊपर ये सब चीज़ डिपेंड करता था। आगे, दीज लैंड्स वेर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। अब देखो होता क्या था, जिस जगह का उनको गवर्नर बनाते थे उस जगह को कहा जाता था इक्ता। जैसे सपोज करिए एक आर्मी का कमांडर है, मान लेते हैं मिलिट्री कमांडर है, उन्होंने अच्छे से लड़ाई लड़ा और एक जगह को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, तो राजा खुश हो गया कि ठीक है भाई, ये हमारा जो मिलिट्री कमांडर है बड़ा वफादार आदमी है, बहादुर भी है और ये वॉर को जीत के आया है। तो राजा खुश होकर क्या करेगा, उसको किसी जगह का गवर्नर बना देगा, किसी जगह का उसको जनरल बना देगा, मतलब अच्छा पोस्ट दे देगा, मतलब कि उस इलाके को तुम ही संभालो।
तो जिस जगह को वो संभालेगा, जिस ज़मीन को वो संभालेगा, जिस जगह का वो गवर्नर या फिर जनरल बनेगा, उस जगह को कहा जाता था क्या? इक्ता। क्या बोला जाएगा? इक्ता। और उस जगह पे जो कब्जा करेगा, उस जगह को जो चलाएगा, उसको इक्तादार या फिर मुक्ति बोला जाता था। तो जैसे मान लीजिए पहले वो आदमी मिलिट्री कमांडर था, राजा खुश हुआ, उसको एक जगह का गवर्नर बना दिया, तो उस जमीन को हम लोग जहाँ का उसको गवर्नर बनाया गया, उस जगह को हम लोग बोल देंगे इक्ता। और गवर्नर बनाया किसको? मिलिट्री कमांडर को बना दिया राजा खुश होके, तो उस मिलिट्री कमांडर को बोल देंगे इक्तादार या फिर मुक्ति। सिंपल। तो जिस जमीन का गवर्नर बनाया जाएगा उस जमीन को इक्ता बोलेंगे, और जिसको बनाया जाएगा उसको हम लोग इक्तादार या फिर मुक्ति बोल देंगे। ठीक है, ये टर्म आता है, कई बार ध्यान रखिएगा। अगला, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। अच्छा एक बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए एक इंसान को किसी जगह का इक्तादार बना दिया, इक्तादार मतलब वहाँ का मालिक बना दिया, गवर्नर बना दिया, तो राजा क्या बोलेगा? जाओ अब उस इलाके में तुमको जो करना है करो? नहीं, राजा आपको यदि उस जगह का गवर्नर यानी कि इक्तादार बनाया है, मुक्ति बनाया है, तो राजा आपको बोलेगा कि भैया ये इस जगह का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारा, इस जगह को जैसे चलाना है तुम चलाओ, लेकिन ध्यान रहे इस जगह पर भी कानून हमारा ही चलेगा। बस आपको संभालने का जिम्मेदारी दिया गया है, लेकिन कानून किसका चलेगा? बात किसका चलेगा? राजा का ही चलेगा। तो कानून, नियम, रूल्स, रेगुलेशंस जो बोल लो सब राजा का ही चलेगा। बस उस जगह को संभालेगा कौन? गवर्नर, जिसको हम लोग क्या बोल दिए? इक्तादार या फिर मुक्ति। और सबसे बड़ी बात, उस जगह का जो टैक्स होगा, वो टैक्स भले आप वसूलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो टैक्स जाएगा किसके पॉकेट में? राजा के पॉकेट में जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ था यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि राजा केवल उस जगह का उस आदमी को हेड बनाता था, लेकिन सारा बेनिफिट तो राजा ही उठाता था, है ना। अगला वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। तो जिस जगह का उसको मुक्ति बनाया है उस जगह पे मिलिट्री को बढ़ाना यानी कि आर्मी को बढ़ाना, उस जगह पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना, राजा के नियम कानून चलते रहने देना, ये सब उनका काम होता था। ठीक है, और जो भी बेनिफिट वहाँ से आएगा, जो टैक्स वगैरह वसूला जाएगा, वो सब किसके पॉकेट में आएगा? सीधा सीधा राजा के पॉकेट यानी कि राजा के खजाने में आएगा। ठीक है, आगे, इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। और अब सवाल है कि मुक्ति को मिलता क्या था राजा से? आपने उस जगह का जिम्मेदारी किसको दिया है? राजा ने उस जगह का जिम्मेदारी किसको दिया है? एक मुक्ति को दिया है। तो क्या राजा उसको कुछ पेमेंट नहीं देगा? पेमेंट देगा। क्या पेमेंट देगा? उस जगह का जो टैक्स पूरा वसूला जाएगा, उसी टैक्स का कुछ हिस्सा राजा किसको दे देगा? मुक्ति को दे देगा या फिर इक्तादार को दे देगा कि भैया तुमने बहुत मेहनत किया, इस जगह को तुम अच्छे से चला रहे हो, अच्छे से टैक्स भी वसूल रहे हो, तो इसी टैक्स का कुछ पैसा आपको सैलरी के रूप में राजा हर महीने देते रहेगा। क्योंकि भाई आप काम कर रहे हैं ना, तो काम के बदले आपको कुछ मिलना चाहिए ना। तो उस काम के बदले में राजा उसको क्या देता था? सैलरी देता था, पैसा देता था। क्या राजा अपने पॉकेट से पैसा देता था? नहीं, वो जो टैक्स का पैसा लोगों से वसूला गया है, उसी टैक्स के पैसे से उसको सैलरी भी दे दिया जाता था। कोई दिक्कत समझने में? सबको समझ में आ रहा है? आगे, दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। और जो आर्मी में लोग काम करते थे, क्या लगता है वो राजा के लिए फ्री में काम करते थे? हालांकि काम तो करते थे, राजा जहाँ बोलता था जाने के लिए उनको जाना पड़ता था, लेकिन यार कितना भी है तो उनका भी तो घर परिवार है ना। तो राजा उनको भी पेमेंट देता था। मतलब कि मतलब कोई भी आदमी यदि राजा के लिए आर्मी में काम कर रहा है, जाके लड़ रहा है, तो राजा जो बोलेगा वो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन यार जो आदमी आपके लिए लड़ रहा है, जो आर्मी में है, उसका भी तो घर परिवार है, बाल बच्चा है, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? तो राजा बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे लिए बस आर्मी में काम करो, लड़ाई लड़ो हमारे लिए, और तुमको हम क्या देंगे? हर महीने पेमेंट देंगे। जैसे हमारा इंडिया मैच होता है ना, आर्मी को क्या मिलता है बताओ? सैलरी मिलता है हर महीने, है ना। तो वही चीज़ राजा ने भी बोला कि ठीक है, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, तुम्हारा भी चलाने में दिक्कत होगा घर, तो तुम हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए काम करो आर्मी में, हम तुमको हर महीने सैलरी देते रहेंगे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि राजा आर्मी को भी सैलरी देता था और राजा इक्तादार को भी सैलरी
देता था। ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब है कि राजा के लिए जो भी आदमी काम करता था राजा उसको सैलरी भी देता था। हाँ, हालांकि कम देता होगा, किसी को बेसी देता होगा, लेकिन देता था सबको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है अकाउंटेंट्स वेर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक। स्टेट का मतलब यहाँ पे राजा है। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स वेर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तेज। अब देखो, एक जगह का पूरा पैसा वसूल कौन रहा है बताओ? मुक्ति। तो यार वो मुक्ति घपला भी तो कर सकता है। मतलब वो मुक्ति जो टैक्स का पैसा पूरा वसूलेगा, जैसे मान लो टैक्स का पैसा वो 10,000 रुपये वसूला, 1,000 अपने रख लेगा, बोलेगा राजा को, राजा साहब इस साल जो है ना, इस महीने जो टैक्स वसूला गया वो मात्र 9,000 वसूला गया है। वो 1,000 अपने फायदे के लिए रख लेगा। मतलब घपला हो सकता है कि नहीं, करप्शन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो राजा भी बड़ा चालाक था, राजा भी चालाक था। उन्होंने सोचा कि यार इस आदमी को हम एक जगह का लीडर बना तो दिए हैं, टैक्स भी वो वही, मतलब वो भी टैक्स वो वही वसूल रहा है, उस जगह का देख रेख भी उसी का कर रहा है, वही कर रहा है। हम किसका बात कर रहे हैं? गवर्नर यानी कि मुक्ति का बात कर रहे हैं, इक़्तिदार का बात कर रहे हैं। तो राजा ने बोला कि यार इस आदमी को हम वहाँ का हेड बना तो दिए हैं, टैक्स भी वही वसूल रहा है, लेकिन ये घपला भी तो कर सकता है ना। कि घपला ना करे इसके लिए एक अकाउंटेंट राजा ने वहाँ पे भेजा। हर जगह पर अकाउंटेंट क्या करेगा, कितना टैक्स का पैसा वसूला गया है लोगों से वो गिनती रखेगा, ताकि मुक्ति 1 रुपया का भी घपला ना कर सके। सारा का सारा पैसा किसके हाथ में आ जाए? राजा के हाथ में आ जाए। तो राजा भी पागल नहीं था, राजा भी बड़ा चालू था, उसको भी पता था कि ये घपला कर सकता है। देखो पैसा देख के ना किसी भी आदमी का जो माथा है वो फिर जाता है। तो राजा भी बोला कि ये एक अकाउंटेंट वहाँ पे भेजो। अकाउंटेंट मतलब वो एक आदमी भेजो जो ये देखेगा कि कितना टैक्स वसूला जा रहा है और 1 रुपये का भी घपला ना हो सके। और वो सारा का सारा पैसा कहाँ आ जाएगा फिर बाद में? राजा के पास आ जाएगा। तो अकाउंटेंट का यहाँ पे काम क्या है, समझ में आ गया? अकाउंटेंट क्या देखेगा कि कितना टैक्स का पैसा वसूला गया है मुक्ति के द्वारा, वो सब वो मेंटेन करेगा। ठीक है, अगला, केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही कीप्ड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। अब ये जो मुक्ति पैसा वसूलता था अपने मन से नहीं वसूलता था कि किसी से गए कितना भी वसूल लिया, नहीं, कौन सा आदमी कितना टैक्स देगा ये पहले से ही डिसाइडेड था। बस मुक्ति वहाँ पे जाता था, उससे उतना पैसा लेके वापस आ जाता था। ठीक ना, मतलब कि राजा के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि कौन सा आदमी कितना टैक्स देगा। बस मुक्ति वहाँ पे जाता था और उसे टैक्स लेके वापस आ जाता था। और मुक्ति अपने पास अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सुरक्षा के लिए कितना आर्मी रखेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? राजा ही डिसाइड करता था। क्योंकि देखो आप, मुक्ति है क्या, मुक्ति एक छोटा आदमी है अब, अरे वो पूरे इलाके का वो एक मालिक है, एक तरीके से टैक्स पूरा वसूल रहा है, उसके ऊपर कोई हमला भी तो कर सकता है। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सुविधा के लिए राजा से उन्होंने क्या मांगा? कुछ सिपाही मांगा, सोल्जर मांगा कि राजा साहब कितना भी हैं तो हम वहाँ के हेड हैं, वहाँ के हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, कोई भी हमला कर सकता है, क्योंकि पैसा वगैरह सब हम ही को वसूलना है। मान लीजिए किसी से 2-4 रुपया ज़्यादा वसूला गया तो मार दिया किसी दिन, तो है ना। तो राजा साहब के पास गए ये और बोले कि राजा साहब हमको भी कम से कम सुरक्षा के लिए 5-6 आर्मी का नौजवान दीजिए ताकि वो हमारा सुरक्षा कर सके। वो 5-6 एग्जाम्पल बस हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 5-6, हालांकि उसे ज़्यादा दिया गया होगा। तो वो कितना किससे पैसा वसूलेगा, वो अपने पास कितने आर्मी के जवान को रखेगा, वो कौन डिसाइड करता था? राजा डिसाइड करता था। ठीक है, आगे, बड़ा अच्छा सिस्टम था, है ना। अगला, as the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority। यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जिस जिस जगह पर राजाओं ने अपने आसपास के इलाके को कब्जा में किया, उन सभी लोगों को राजा ने फोर्स किया। राजा ने बोला कि अब तुम हमारे कब्जे में हो, अब हम जो तुमको बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो वैसी बात है, मानना पड़ेगा भाई। आप कमज़ोर थे, आपके ऊपर हमला किया गया, आप हार गए, तो राजा जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। चिफ्टेन, समानता, एरिस्टोक्रेट्स, है ना। उसके बाद फिर रिच लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि आप कितने ही महान आदमी क्यों ना है, आप कितने ही महान है अपने गली मोहल्ले में, ठीक है, लेकिन राजा उस जगह को जीत गया है तो राजा के बात को आपको मानना पड़ेगा, आप उसके बात को टाल
नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला उसके बाद है यहाँ पे अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, खिलजी डायनेस्टी का एक राजा कौन, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था। इन्होंने लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीन से कितना टैक्स लेना है हर इंसान से, इन्होंने ना किसी दूसरे इंसान को नहीं दिया था, ये अपने कंट्रोल में सब कुछ करते थे। मतलब ये खुद सब चीज़ के ऊपर निगरानी रखते थे। सोचो, हालांकि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी में जितने भी राजा हुए हैं उन सभी ने काम काज का जिम्मेदारी किसको दिया है, अलग अलग लोगों को दिया है। लेकिन खिलजी डायनेस्टी का एक लौता और एक मात्र ऐसा राजा अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने बोला कि भैया पैसा का मामला है तो इसका हम जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैसा का मामला है और पैसा देके किसी का भी दिमाग फिर सकता है, तो पैसा से संबंधित सारा कुछ हम खुद देखेंगे। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि पैसा किससे कितना लेना है टैक्स के रूप में, मतलब किससे कितना टैक्स लेना है, और टैक्स लेने के लिए कोई ऑफिसर नहीं जाएगा बल्कि राजा अपने अंडर में सब कुछ करवाता था। मतलब राजा का खास नज़र होता था कि कौन सा आदमी कितना टैक्स दे रहा है, कौन सा कितना टैक्स नहीं दे रहा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं बस कि किससे कितना टैक्स लेना है, कौन टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है, इन सभी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, राजा का होगा, और वो भी कौन, अलाउद्दीन खिलजी का होगा। मतलब ये खुद पर्सनली सब चीज़ को हैंडल करते थे, किसी ऑफिसर के बीच में नहीं रखते थे, खुद जाके मतलब सब कुछ अपने से हैंडल करते थे। राजा खुद लेने नहीं जाता था, मतलब कितना पैसा लेकर आए उसके छोटे ऑफिसर, ऑफिसर अभी बड़े ऑफिसर नहीं, छोटे ऑफिसर, तो कितना टैक्स वसूल आ गया ये खुद बैठ के देखते थे कि कितना आया कितना नहीं आया। मतलब कि पूरा जायजा इनके पास होता था। बाकी सारा राजा क्या था, टैक्स का पैसा आ गया, हाँ हुजूर आ गया, कितना आया इतना, हाँ ठीक है जाओ खजाना में रखवा दो, ऐसा होता था बाकी सारे राजा में। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये बोलते थे टैक्स का पैसा आ गया, ऑफिसर बोला हाँ आ गया, फिर ये पूछते थे कितना आया, हुजूर 1 लाख रुपया आया, गिन के दिखाओ, ये ऐसा बोलते थे। मतलब ये ना ज़्यादा इस पे ध्यान देते थे कि 1 रुपया भी कोई घपला ना कर सके। लेकिन बाकी सारे राजा इतना ध्यान देते थे नहीं, वो सिंपल बोलते थे टैक्स का पैसा आ गया, हाँ आ गया, इतना कितना आया, 4 लाख 5 लाख जितना आया, ठीक है जाओ खजाने में रख दो, ये होते थे बाकी सारे राजा में। लेकिन ये बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये आराम से पहले बैठते थे, पूछते थे टैक्स का पैसा आ गया, बोलता था हाँ आ गया, कितना आया, 4 लाख रुपया आया, हुजूर गिन के दिखाओ 4 लाख है कि नहीं है। मतलब ये 1 रुपये का भी घपला होने देना नहीं चाहते, इसलिए हमने कहा कि ये सब कुछ अपने अंडर में रख के कंट्रोल करते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी केवल। आगे बढ़ते हैं। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन्स टू लेवी टैक्सेस वेर कैंसिल्ड एंड दे वेर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। मतलब कि आसपास कौन है कौन नहीं है, किससे टैक्स लेना है किससे टैक्स नहीं लेना है, किसको किसका टैक्स कैंसिल करना है, किससे टैक्स बढ़ा के लेना है, ये सब ये लोग अपने से खुद से डिसाइड करते थे। ठीक है, राजा के पास टाइम इतना नहीं था कि वो जाके घर घर जाके टैक्स वसूले, लेकिन हाँ राजा के पास इतना टाइम ज़रूर था कि वो हर चीज़ पे नज़र रख सके। और असली राजा का यही निशानी होता है, असली राजा का निशानी यही होता है कि सब चीज़ के ऊपर वो ध्यान दे। ऐसा नहीं कि सारे काम उसके ऑफिसर कर रहे हैं और अपना चुपचाप लेटे हुए चिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। राजा का असली काम क्या होना चाहिए कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, उसको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। असली राजा ही होता है ना। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड कीप द केयरफुल अकाउंट्स। मतलब कि राजा का जो ऑफिसर होते थे वो ज़मीन को नापते थे, डिसाइड करते थे कि किससे कितना पैसा लेना है किससे नहीं लेना है, ये सब कुछ राजा का ऑफिसर डिसाइड करता था। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी मात्र एक ऐसे राजा थे जो कि इस पर विशेष ध्यान रखते थे, अपना स्पेशल कंट्रोल इसके ऊपर जमाए हुए थे, किसके ऊपर कितना ज़मीन है का रेंट देना है, उसके पास स्पेशल अपना सारा इन्फॉर्मेशन होता था। ठीक है, सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स। मतलब कि कुछ बड़े लोग ज़मींदार लोग ऐसे थे जो कि राजा के लिए रेवेन्यू कलेक्टर का काम करते थे। मतलब कि राजा के लिए वो टैक्स वसूल के लाएगा गांव से और वो टैक्स सारा पैसा किसको दे देगा, राजा को दे देगा। कहने का मतलब है कि जो गांव के बड़े लोग होते थे कई बार उन लोगों को भी राजा टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी दे देता था कि ठीक है तुम इस गांव के मुखिया हो, हेड हो,
तो इस गांव का तुम ही टैक्स वसूलना और टैक्स का पैसा लाके हमको दे देना, है ना, ऐसा भी होता था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है देयर वेयर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 प्रकार का टैक्स उस समय पे वसूला जाता था, ध्यान रखना है। पहला ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खरज अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। पहला जो टैक्स वसूला जाता था वो था फसल के ऊपर। किसके ऊपर? फसल के ऊपर। तो फसल के ऊपर जो टैक्स वसूला जाता था वो उस टैक्स का वो नाम था खरज। क्या नाम था? खरज। और ये टैक्स कितना देना पड़ता था किसानों को? 50%। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा किसान है जिन्होंने अनाज उपजाया और अनाज 10 बोरी हुआ, तो 10 बोरी में से 5 बोरी 10 अनाज किसके पास चल जाएगा? राजा के पास टैक्स के रूप में चल जाएगा। ये पहला चीज था, आधा 50%। तो पहला टैक्स किस पे लगता था? अनाज के ऊपर, है ना। उस अनाज के ऊपर लगने वाले टैक्स का नाम क्या था? खरज। 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा अनाज का, ठीक है। अगला है ऑन कैटल। आपके पास जानवर कितना है? गाय, बैल, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब कितना है, इसके ऊपर भी आपका टैक्स लगेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा आपके पास जानवर होगा उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जितना कम जानवर होगा उतना ही आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगला थर्ड था घोड़ा। आपके पास मतलब कि देखो, कैटल का मतलब सिंपल से ध्यान रखना है गाय भैंस ये सब, ठीक ना। और घोड़ा तो हमारा कि स्पेशल घोड़ा ही हो गया। तो गाय बैल कितना आपके पास, इसके ऊपर अलग टैक्स लगेगा। घोड़ा आपके पास कितना है, इसके ऊपर अलग टैक्स लगेगा। तो हर चीज़ का जो टैक्स का रेट था वो क्या था? अलग अलग था। तो टैक्स 3 चीज़ के ऊपर लगता था। पहले अनाज के ऊपर 50% जिसका नाम था खरज, उसके बाद फिर गाय भैंस इन सब पे, बैल इन सब पे, और तीसरा घोड़े के ऊपर, इन सभी पे टैक्स लगता था। अगला बात करते हैं, लार्ज पार्ट्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि दिल्ली के राजाओं ने बहुत दूर तक अपना कब्जा कर लिया था दिल्ली के आसपास, लेकिन क्या पूरा इंडिया दिल्ली के राजा के कंट्रोल में आ गया था? नहीं। अभी भी बहुत सारे ऐसे पार्ट इंडिया में बचे हुए थे जहां पे दिल्ली के राजाओं का कंट्रोल अभी तक पहुंचा ही नहीं था, ठीक है। आगे, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। और हमने ये पहले भी कल कहा था आपको कि दिल्ली से आना और बंगाल को अपने कब्जे में कर लेना क्या इतना आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था? क्योंकि बीच में नदी पड़ता है, जंगल पड़ता है ना, दलदल वाला ज़मीन पड़ता है। अभी तो बहुत अच्छा रास्ता हो गया दिल्ली से, जब आप बंगाल आएंगे, दिल्ली से बंगाल क्या, आप ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हैं आज आप दिल्ली से, क्योंकि रोड अच्छा है ना, रेलवे लाइन अच्छा है, एरोप्लेन का भी सुविधा हमारे पास है। लेकिन उस समय पे नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली के राजाओं ने ऑल ओवर इंडिया में कब्जा कर लिया था, नहीं। हाँ, इतना जरूर आप कह सकते हैं कि दिल्ली के राजाओं का जो सबसे ज़्यादा कब्जा हुआ वो कहाँ हुआ? दिल्ली के आसपास वाले इलाके पे हो गया, बहुत भयंकर तरीके से हुआ। अब सवाल पूछे कि बताओ दिल्ली के बाहर उनका कब्जा उतना क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पहुंचना वहां पे बहुत मुश्किल था। बीच में जंगल, पहाड़, नदी, है ना, जंगली जानवर, इन सब का खतरा होता था। तो कभी वो दूर वाले इलाके पे कब्जा कर ही नहीं पाए। जैसे बंगाल हो गया हमारा, है ना, फिर से साउथ इंडिया आप देखोगे, तमिलनाडु, केरल, इन सभी पे कब्जा इन लोग का कभी नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत दूर पड़ते हैं। और इन प्रकार के दूरी पे जाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के नदियों का, पहाड़ों का, अलग अलग मौसम का, जंगलों का सामना करना पड़ेगा, जो कि जाना बहुत मुश्किल बात है ना। तो कभी भी दिल्ली के राजाओं का, यानी कि मुगल राजाओं का दूर वाले इलाके पे कभी कब्जा नहीं हो पाया, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन द गंगेटिक प्लेन देयर वेर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सुल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। मतलब यदि हम लोग बात करें गंगेटिक प्लेन, मतलब गंगा का बात करें, तो गंगा के पार आना, मतलब कि गंगा के आसपास जो भी इलाका था उन पे कब्जा करना बहुत मुश्किल था इनके लिए, क्योंकि नदी था हमारे पास। आज तो गंगा को पार करना बहुत आसान है हमारे पास, हमारे लिए बोट है, सीप है, जो कह लो, सब कुछ हमारे पास है। उस समय पर उतना कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ करता था। पेनिट्रेट मतलब कि उसके पार जाना बहुत मुश्किल था इनके लिए, है ना। गंगा के पार जाके उस जगह में घुस के उस जगह को कब्जा में करना बहुत मुश्किल था इनके लिए, ठीक है, क्योंकि जंगल था, ऑब्वियस बात है, नदी था, सब कुछ था, तो बहुत मुश्किल था। लोकल चिफ्टेंस एस्टैब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स। तो सवाल है कि सर फिर इन प्रकार के रीजन्स पे कब्जा किसने किया? दिल्ली के राजाओं ने तो कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत दूर था वो पहुंचना। तो फिर इन प्रकार के जगहों पे कब्जा किसने किया? इन प्रकार के जगहों पे ना वहाँ का जो लोकल रूलर थे, लोकल राजा थे, उन्होंने कब्जा किया। जैसे आपको बताते हैं, बंगाल पहुंचना बहुत मुश्किल था दिल्ली के राजा के लिए, तो फिर बंगाल पे कब्जा किसने किया होगा?
बंगाल पे कब्जा किसने किया होगा? जो बंगाल में रहते होंगे छोटे मोटे, तो उन्होंने ही दिल्ली बंगाल पे कब्जा किया और बंगाल को वो लोग रूल करते चले गए, है ना। आगे कहने का मतलब है कि जहां तक दिल्ली के राजा पहुंच पाए वहां तक उन्होंने राज किया, और जहां नहीं पहुंच पाए वहां के लोकल राजा ने ही रूल किया है उस जगह पे। समटाइम्स अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for a short duration। कुछ कुछ जगह पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन दोनों ने कुछ कुछ जगहों पर कब्जा किया है, वैसे जगहों पर जो इनके इलाके से बहुत दूर था, मतलब कि दिल्ली से बहुत दूर था, उन जगहों पर भी इन लोगों ने कब्जा किया है, लेकिन बहुत कम जगहों पर। और उस जगह पर कब्जा किया भी तो उस जगह को कभी उतने लंबे समय तक ये लोग चला नहीं पाए, क्योंकि यार उतना दूर में है वो। पहला बात, आपका डेली आना जाना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो दिल्ली से बाहर निकल के भी इन लोगों ने कुछ कुछ जगह पर कब्जा किया भी है, छोटे मोटे जगहों पर, हालांकि किया बहुत कम है, और जितने पे भी किया उन पे भी ये लोग उतने तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाए, मतलब उसको लंबे समय तक अपने कब्जे में नहीं रख पाए। बहुत कारण इसके पीछे है, क्योंकि उतना दूर है दिल्ली से, आपका सारा घर परिवार कहाँ है? दिल्ली में है, और आप उतने दूर वाले इलाके पे कब्जा करके रहना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। आसपास वाले इलाके पे तो आप डायरेक्ट कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन दूर वाले इलाके पे कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। आगे, मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। अब धीरे धीरे क्या होता है, दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली पे हमला कौन करना चाहता है? मंगोल का राजा। हमने पहले बताया था ना आपको कि मंगोल का राजा अफगानिस्तान से होते हुए कहाँ आना चाहता था? इंडिया आना चाहता था, और इंडिया में भी सबसे पहले वो हमला कहाँ करना चाहता था? दिल्ली के ऊपर। तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय पे दिल्ली का क्या था? राजा था, और मंगोल का राजा दिल्ली के ऊपर हमला करना चाहता था, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों के टाइम पे भी, मतलब इन दोनों के टाइम पे ये दोनों दिल्ली के राजा थे, और इन दोनों के टाइम पे मंगोल का राजा हमला करना चाहता था। कुछ हद तक वो लोग सफल भी हुए थे, लेकिन उतना भी नहीं हो पाए थे। आगे, दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो बताइए, उधर से मंगोल का राजा हमला करने के लिए आ रहा है दिल्ली पे, और दिल्ली पे कब्जा किसका है? एक समय पे अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे समय पे मोहम्मद तुगलक का कब्जा है, दोनों अलग अलग टाइम पे कब्जा था दोनों का। तो इन दोनों ने भी क्या किया होगा? अपने अपने समय पे अपने अपने हिसाब से आर्मी को बहुत खड़ा किया होगा लड़ाई लड़ने के लिए, हाँ या ना। मतलब उधर से मंगोल का राजा दिल्ली के ऊपर हमला करना चाहता है, दिल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहता है, और दिल्ली अभी फिलहाल किसके कब्जे में है? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। पहले अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद फिर मोहम्मद तुगलक के कब्जे में आ गया। तो इन दोनों ने भी खूब अच्छा व्यवस्था करके रखा था मंगोल के राजा के लिए कि आइए और लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। आगे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये दोनों अलग अलग डायनेस्टी से आते थे, और इन दोनों का तरीका क्या था रूल करने का, है ना। दोनों में से ज़्यादा बढ़िया काम किसने किया है, इन प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में हम लोग डिफरेंस भी कर लेंगे, और अगले वाले क्लास में ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझने में? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच।